अब चलो रूमानियत की छाँव में चलते हैं हम। अब चलो रूमानियत की छाँव में चलते हैं हम, साथ मेरे तुम चलो और गाँव में चलते हैं हम। नमस्कार, दिल्ली से विभाराज वैभवी हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के पटल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आज की हमारी परिचर्चा का विषय है, बहुत ही सुंदर विषय लेकर हम आए हैं, आओ चलें प्रकृति की ओर। और ये हमारा 14वां एपिसोड है। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ हमारे इस 14वें एपिसोड में। और प्रकृति की बात हम करेंगे, पर्यावरण की बात करेंगे, ज़िंदगी को बचाने की बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे जो महानुभाव हैं, हमारे आमंत्रित अतिथि हैं, हमारे साथ इस वक़्त रूबरू हैं, हमारे पटल पर। कुलदीप सिंह फौजी जी, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। संजय जी, बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे दर्शक हमसे जुड़ गए हैं और हम अपने आगंतुक अतिथियों का सत्कार करते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहती हूँ गौतम नायक जी से। गौतम नायक जी प्रशिक्षण प्रमुख हैं सूर्य फाउंडेशन के। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपका गौतम जी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अश्वनी कुमार जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ कामेश्वर दलाई जी इस वक़्त जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ, सलाहकार हैं। और हमारे साथ देवी प्रसाद कर जी जुड़े हुए हैं। और मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि उनके घर में बिजली की समस्या है, लेकिन एक छोटी-सी मोमबत्ती के सहारे इस कार्यक्रम को परवान देने के लिए, परवाज़ देने के लिए इस वक़्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। जिला उपाध्यक्ष हैं ये, उड़ीसा भाजपा के। और अलग-अलग शहर से, अलग-अलग क्षेत्र से इस वक़्त जो हमारे दर्शक भी जुड़े हुए हैं और हमारे जो पटल पर जो हमारे अतिथि हैं, मैं बताना चाहती हूँ कि सब पर्यावरण प्रेमी हैं, सब प्रकृति से प्रेम करते हैं, इसीलिए आज इस पटल पे विराजमान हैं और हमारे इस सुंदर आयोजन का हिस्सा हैं। राजीव बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी को मैं जोड़ लेती हूँ, फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँगे। राजीव बंसल सब जी, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपका पटल पर। और हमारे राजीव जी अखिल भारतीय प्रसार प्रमुख हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। और जैसा कि मैंने दर्शकों को कहा कि सभी पर्यावरण से प्रेम करने वाले, प्रकृति से प्रेम करने वाले व्यक्तित्व के धनी इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुनः आप सभी का अ, स्वागत, अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पटल के उस पार इस हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के मुख्य सलाहकार सुरेंद्र सागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ भाई साहब। और रवेश भारत जी, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। देखिए, बहुत सारे दर्शक इस वक़्त जुड़े हुए हैं और इतना सुंदर विषय, रोचक विषय जब हम लेकर आते हैं, तो हमारे दर्शकों को भी लगता है कि कुछ अलग हमको देखने को, सुनने को मिलेगा। सबसे पहला सवाल मैं सीधे-सीधे मैं डॉक्टर अश्वनी के पास आती हूँ, क्योंकि ये परिचर्चा है, चूँकि आप पर्यावरणविद हैं और इस पीएचडी आपने इस क्षेत्र में किया है। तो जो परिस्थितियाँ हैं इस वक़्त, मैं सिर्फ़ भारत की नहीं अपितु पूरे विश्व की बात करूँगी। विश्व में भी जल स्तर कम हो रहा है, वृक्षों की जो स्थिति है, या भूस्खलन, बहुत तरह की आपदाएँ, प्राकृतिक आपदाएँ हो रही हैं। तो प्रकृति को किस तरह से, किस रूप से हम इस पटल के माध्यम से देखें और प्रकृति से किस प्रकार प्रेम करें, या प्रकृति को हम कैसे बचाएँ? बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपका। जी, सभी लोगों को मेरा नमस्ते। आशा है मेरा आवाज़ आप लोगों तक आ रहा होगा। जी, सबसे अश्वनी पहले जी, क्षमा चाहूँगी। अश्वनी जी, आप अपनी बात रखें और मैं ज़रा अपने दूसरे कार्य के लिए जाती हूँ, क्योंकि मुझे जी, इस लाइव को और प्रमोट करना है। जी, आप जी, अपनी बिल्कुल। बात रखें और आपस में बात करें, जी, मैं कुछ ही क्षण में लौटती हूँ। जी, जी, स्वागत है आपका। जी, जी। आदरणीय विभा जी, देवी प्रसाद जी, कामेश्वर दलाई जी, गौतम नायक जी, राजीव बंसल जी, सुरेंद्र शर्मा जी, दीपांजलि दुबे जी, राजीव अग्रवाल जी, आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव, यूट्यूब से, सभी लोगों को मेरा नमस्ते।
एक एक चीज़ के लिए मैं क्षमा माँगूँगा, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली। हो सकता है मेरा कुछ टर्म वगैरह मैं हिंदी में ना बोल पाऊँ, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी है साइंस में वो इंग्लिश में मैंने पढ़ा है, तो उसके लिए मेरा क्षमा अगर कुछ मैं नहीं बोल पाऊँ हिंदी में ठीक से तो। मैडम का जो प्रश्न था पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, आज सही में वास्तव में ये पूरे विश्व का ये एक चर्चा का विषय है, और ना ही चर्चा का विषय कहें, ये एक डराने वाली भी स्थिति है, क्योंकि दिन-ब-दिन हम लोग देखते हैं किस तरह से अभी आप दिल्ली में हम हैं, दिल्ली में आप दिल्ली का टेम्परेचर देखिए, ये अप्रैल में किस तरह की गर्मी है। ये एक पर्यावरण डिटेरियोरेशन का ही एक कारण है। तो जल संरक्षण का उन्होंने नाम लिया, अब मैं ऐसे टेम्परेचर राइज़ का बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे किस तरह से बड़े-बड़े आँधी, तूफ़ान और हमारा क्लाइमेट में डेविएशन हो रहा है। ये सारे के सारे पर्यावरण से संबंधित हैं, और इन सबको अगर हम देखेंगे तो आपको एक बात ध्यान में आएगा कि हमारे पूरे विश्व का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही फ़ास्ट रेट से इंक्रीज़ कर रहा है, बहुत फ़ास्ट रेट से। अगर आप पिछले दशक में देखें पॉपुलेशन, पिछले दशक का उसके पिछले दशक से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको हैरानी होगा देख कर के कि पॉपुलेशन किस फ़ास्ट रेट से बढ़ रहा है। तो सबसे मेन कल्प्रिट है इसका पॉपुलेशन। चूँकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमको उस पॉपुलेशन के नीड को फुलफ़िल करने के लिए ये सारी कहानी है। चाहे आप उसको वाटर के स्कार्सिटी से देखें, या फिर फॉरेस्ट के डिफ़ॉरेस्टेशन से देखें, या फिर जिसकी जो जो भी आप कोई भी फैक्टर आप उठा के देखेंगे तो ये सारा का सारा पॉपुलेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहला ज़रूरी है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। अब वो कैसे कंट्रोल होगा पॉपुलेशन, ये एक चर्चा का विषय है। दूसरा जो विषय है, जितनी जितनी भी आप इसमें फैक्टर्स देखेंगे वो सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करना ना तो किसी एक सरकार के बस की बात है, और ना हमारे हमारे अकेले के प्रयास से संभव है वो। इसमें सामूहिकता ज़रूरी है। सामूहिकता देश के स्तर पे, अगर आप छोटे स्तर से बात करें, पंचायत स्तर से, स्टेट स्तर से, कंट्री स्तर से और ग्लोबली, तो ये सबके सामूहिक प्रयास से संभव हो सकता है, और उसमें कमी है इसीलिए हम इसको नहीं ठीक कर पा रहे हैं। सामूहिक प्रयास में क्या कमी है? तो एक छोटा-सा उदाहरण मैं देता हूँ कि अगर दिल्ली में देखें, मैं दिल्ली में करीब 12-15 साल से रह रहा हूँ, तो दिल्ली की स्थिति में हर एक चुनाव में दिल्ली में जो विषय होते हैं चर्चा के, उसमें वातावरण कहीं भी नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो दिल्ली की ही नहीं है, लगभग हर एक चुनाव की का अगर विषय उठा के देखेंगे तो वातावरण कहीं नहीं है उसमें। जो भी चेंजेज़ हैं, वो गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों को मिलके करना होता है। और कोई भी चेंजेज़ अगर आपके इलेक्टोरल सिस्टम का पार्ट नहीं है, चर्चा का विषय नहीं है, तो उस पर में लोगों का ध्यान नहीं जाता है। चर्चा का विषय बनाना होगा हम सब लोगों को मिल कर के, और जब चर्चा का विषय बनाएँगे तब वह पॉलिसी मेकिंग में आएगा, और पॉलिसी मेकिंग में आएगा तो हम दोनों लोग मिल कर के सरकार और जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं, वो दोनों लोगों को मिल कर के काम करना होगा उस दिशा में। तो अगर कुछ पॉलिसी है भी, उस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में भी कठिनाई इसीलिए आती है कि हम नागरिक जागरूक नहीं हैं उसके लिए। हम एज़ ए नागरिक, एज़ ए सिविल सोसाइटी हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इस वातावरण के समस्या को लेकर के। हम जितने लोग इस पैनल में हैं या हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, सब लोग एक बार सोच करके देखें कि हम सब में से कितने लोगों को ये अवेयरनेस है कि 2025 तक या 2030 तक दिल्ली में पानी मिलेगा ही नहीं। अगर आप इसके बारे में सोचेंगे नहीं तो मिलेगा ही नहीं। कितने लोगों को ध्यान आता है कि किस साल में दिल्ली का एक्यूआई 999 नहीं 1000 तक गया है, और इस कोविड टाइम का देखें आप तो कोविड टाइम में यहाँ एक्यूआई बहुत मिनिमम था, जो जीने लायक था, वहाँ तक पहुँचा। तो इस सब का कल्प्रिट क्या है, कौन है? इस सब विषयों पे चर्चा होना चाहिए, और ख़ास करके इलेक्टोरल सिस्टम का जब तक ये पार्ट नहीं होगा ये चर्चा, तब तक इसमें परिवर्तन बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम ऐसे परिचर्चा करते रहेंगे, लोगों को अवेयर करते रहेंगे, ये मुख्य धारा का पार्ट नहीं बन सकता है। तो हम सबको, हमारी जितनी समझ है कि हम सबको इस चर्चा के माध्यम से लोगों में ये अवेयरनेस बढ़ा करके और इसको कहीं न कहीं इलेक्टोरल सिस्टम में लाना चाहिए। ये चुनाव के समय में इसको प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए, ना कि हमको बिजली ₹300 का फ्री चाहिए, पानी ₹400 का फ्री चाहिए। हम इन छोटी-छोटी बातों से आम ठीक है, हम लोगों के पास गरीबी है, गरीबों को अगर ₹300 की बिजली मुफ्त मिलती है तो उसमें कोई नाराज़गी भी नहीं है और दिक्कत भी नहीं है। लेकिन उस चर्चा के अलावे जिसके कारण से हमारे समाज के बच्चे मर रहे हैं,
सांस लेने के कारण, जिस समाज में पानी के कारण लोग मर रहे हैं, वो हमको दिखता नहीं है। तो उन सब समस्याओं को प्रमुखता से इस चर्चा के माध्यम से मैं तो बहुत खुश हुआ कि ये चर्चा है और काफ़ी लोग इस चर्चा में भाग लेंगे। तो इस चर्चा के माध्यम से इसको जितने लोगों तक हम पहुँचा पाएँ कि आप इनको इलेक्शन सिस्टम का पार्ट बनाइए और प्रमुखता से इन विषयों को चर्चा में लाइए, ताकि लोग और सरकार दोनों साथ मिल कर के जब काम करेंगे तब हम उसमें कुछ कर पाएँगे। मैंने एक पॉपुलेशन का नाम लिया कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा है। वो सरकार टाइम टू टाइम उस पे चर्चा भी करना चाहती है, वातावरण के समस्याओं के बारे में भी चर्चा करती है, लेकिन हम अवेयर नहीं हैं। हम उसके बारे में नहीं चर्चा करना चाहते क्योंकि हम छोटी-छोटी चीज़ों में उलझे हुए हैं। तो इसको प्रमुखता से विषय बना कर के और हर एक प्लेटफ़ॉर्म से इसको चर्चा का विषय बनाएँ और एक-एक बिंदु पर चर्चा किया। पानी की बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। आप पूछिएगा समाज में से 10 लोगों में से पूछिएगा, तो मुझे मुश्किल से लगता है 1 लोगों को भी पता होगा कि पानी की क्या समस्या होने वाली है। और लाखों लोग पानी की समस्या से मर रहे हैं। उनको पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। हम पूरे विश्व में भारत सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने वाला है कंट्री, लेकिन पूरे विश्व में भारत सबसे कम ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है। मैं एक छोटा-सा उदाहरण दे रहा हूँ। इसमें कोई मैं देश का बुराई का बात नहीं है, ये सच्चाई है। तो हम सब किस तरह से अवेयर हों कि हम अपने देश में जो पानी ज़मीन से निकालते हैं और सबसे ज़्यादा हम सिंचाई में यूज़ करते हैं, तो ये हमारा ही कर्तव्य है कि हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करें। तो वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि मेन डिस्कोर्स का पार्ट नहीं है ये। और अगर हम डिस्कोर्स में लाएँगे तो हमारे समाज के लोग इतने अ, इ इ इतनी सा इतने सोचने के लिए सक्षम हैं कि अगर हम इसको डिस्कोर्स में लाएँगे तो लोग करेंगे। तो अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ वाटर का कैंपेन भी चल रहा है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। ये बहुत बड़ा कैंपेन है। इस कैंपेन का अगर कम से कम लोगों को हम हिस्सा बना देंगे, तो लोग इस पर में ध्यान देना शुरू करेंगे और पानी की बहुत हद तक समस्याएँ कम हो जाएगी। ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। इन छोटी-छोटी बातों को चर्चा के माध्यम से हम सब लोग मिल कर के प्रयास करके ठीक कर बहुत सकते हैं। बहुत उम्दा बात डॉक्टर अश्वनी ने कही है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, लेकिन अवेयरनेस की ये भी बात आपने सही कही है कि जो पानी की समस्या है और पानी कितना ज़्यादा पानी की स्कार्सिटी है पूरे ऑल वर्ल्ड में, ये बहुत कम लोगों को पता है और ये भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है हमारे जो हमारी प्रकृति की जो आपदाएँ निरंतर बढ़ती जा रही हैं उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो लोगों को पता नहीं है कि हम किस स्थिति में हैं, किस परिस्थिति में हैं और आगे चल के क्या स्थिति होने वाली है। क्योंकि जैसे कि दिल्ली की बात आप कर रहे हैं, तो दिल्ली में अगर आप एक घर की बात करें तो एक घर में कम से कम 3 या 4 एसी चलते हैं। तो जो एसी आपके कमरे को, आपके घर को ठंडक पहुँचाती है, वही एसी की गर्म हवा बाहर वातावरण को कितनी उनकी जलवायु को जो गर्म कर रही है, वो भी प्रकृति को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचा रही है। तो संसाधन बढ़ने बढ़ने के साथ-साथ समस्याएँ भी बहुत आई हैं और अब हम चलते हैं हमारे शायद मुझे लगता है कनेक्शन कट गया है हमारे अ, देवी प्रसाद जी की मोमबत्ती बुझ गई मुझे लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं जुड़ेंगे। कामेश्वर दलाई जी हमारे साथ हैं। कामेश्वर जी मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? जी, जी। मेरी जी, आवाज़ विभा पहुँच रही है? जी, जी। जी। दरअसल दर्शकों मैं बताना चाहती हूँ कि कामेश्वर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी खुद की ज़िंदगी में कम से कम प 5000 पेड़ लगाए हैं और उनके लिए तो एक ज़ोरदार तालियाँ बनती हैं, क्योंकि इन्होंने अपना दायित्व निभाया है एक नागरिक होने का, एक इंसान होने का। तो इस पर्यावरण से जुड़े हैं और बहुत सारे कार्य ये कर रहे हैं। तो क्या अगर आपने पेड़ लगाए, आपने कितनों को प्रोत्साहित किया पेड़ लगाने के लिए और आपके कहने पर कितने लोगों ने पेड़ वृक्षारोपण किया या पौधे लगाए या इस क्षेत्र में कार्य किया, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? और हम चाहेंगे कि आप अपना छोटा-सा परिचय भी दें, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से जा रहा है और मुझे बाकी के जो हमारे गेस्ट हैं, उनसे भी हमें बात करनी है। स्वागत है आपका। सभी को नमस्ते। विभा जी, अपने सुरेंद्र सागर जी, उपेंद्र जी, राजीव जी, अपने आपकी पर्यावरण की आवाज़ गतिविधि। स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही, थोड़ा-सा लाउड बोलें आप, ज़ोर से बोलें। अभी पूरा आवाज़ आ रही है? जी, 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 जी जी। आ रही। जी, दहाड़ स्टूडियो रहे पर आप। जी, 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 सबका नमस्ते।
देवी जी भी जुड़ गए हैं, दीप जल गया है फिर दोबारा कोरापुट से। बिल्कुल बिल्कुल, राजीव जी, नतमस्तक हूँ मैं। राजीव जी, डॉक्टर साहब भी है, और इस मंच पर जुड़े हुए सभी हमारे यूट्यूब चैनल से या लाइव से जुड़े हुए सभी दर्शक बंधु को नमस्ते। एक्चुअली मैं व्यक्तिगत रूप से एक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। सूर्या फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है। इसी संस्था का लगभग 18 राज्यों में हमारा काम है, गांव में काम है। तो गांव में काम होने के कारण हमारे साथ लगभग 1500 से 2000 युवा साथी प्रतिदिन उनके साथ हमारा संपर्क रहता है। तो हमें इसी को एक अभियान के रूप में लिया है। साल भर वैसे नहीं कि हम एक बार इसी वृक्षारोपण या इसी विषय पर सोचते हैं, पूरे साल भर का ये एक अभियान है। इस अभियान के तहत हमने 2-3 प्रकार की विषयों को लेकर गांव-गांव में इसका, जैसे डॉक्टर साहब बोले कि जन जागरण की आवश्यकता है, उसी जन जागरण के साथ में उसकी जो प्राकृत रूप है उसको पब्लिक की अंदर ही जाकर उनके अंदर ही संकल्प करवा के इस कार्यक्रम को सूर्या फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग चलाए हैं। इस अभियान के तहत जैसे हर गांव में आज के समय पर पोषण वाटिका की आवश्यकता है, इसी पर चर्चा करते हैं और परिवार को जोड़ते हैं, और परिवार को जोड़कर इसी में पोषण की दृष्टि से जो आवश्यकता है उसकी वाटिका का कल्पना देकर उसमें डेवलप किए हैं। ये लगभग 1500 गांव में, हर गांव में कहीं ना कहीं 10-50 परिवार हर गांव में जुड़े हुए हैं हमारे साथ इसमें। दूसरी, एक गांव में, हर गांव में एक मंगल वाटिका होना चाहिए, इस कल्पना दी है। मंगल वाटिका का मतलब है हमारी रीति रिवाज में जो त्योहार आता है, कभी पूजा पाठ करने के लिए हमारे लिए कुछ जरूरत पड़ते हैं, जैसे नीम का है, आंवला है, बेल है, तुलसी है, ऐसे पौधों को भी आज गांव में ढूंढने के लिए लोग एक दूसरे स्थान से जाना पड़ रहा है। ये बड़ी विडंबना है। इसी चीज को हमने डेवलप करवाए हैं। तो अनेक गांव में ये मंगल वाटिका के नाम से ऐसे जो पंच देवता का प्यार पौधे कहा जाता है, इस पंच देवताओं के पौधों का डेवलप किया गया है। उसका नाम हम बाकायदा मंगल वाटिका दिया गया है, जिस कारण से सबका मंगल होता है, कल्याण होता है। ऐसे एक विशेष करके जो 2 पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, एक पीपल और बरगद, जो सालों साल, 100 साल नहीं 500 साल तक जिंदा रहता है और उसके कारण से जल स्तर को बढ़ाता है। इसको हम एक वैसे अभियान के रूप में लिए है कि ऐसा कोई गांव ना रहे जिस गांव में हर साल कम से कम 2 पौधे, एक बरगद का, एक पीपल का, उसका संरक्षण और संवर्धन हर तरह की उसका प्रयास करते हैं। और जिस कारण से लगातार पिछले 5 साल से हम हर जगह में इसका आवश्यकता को लेकर जन जागरण में इसकी बौद्धिक स्तर पर चर्चा भी करवाते हैं, और गांव में इसकी आवश्यकता के अनुसार हर साल लगभग 800 से 900 बरगद और 800 से 900 पीपल, इस दोनों का पूरे नॉर्थ ईस्ट से लेकर या कन्याकुमारी तक हमारी जहां जहां कार्य है, इस 18 राज्यों में इसका भी प्रयोग करवाया है। दूसरे के छायादार और फलदार पौधे की आवश्यकता को देकर, फलदार का विषय है कि इस विषयों को परिवार के साथ बैठकर उन परिवारों में आग्रह किया जाता है कम से कम 2-3 फलदार पौधे लगाए जाए, जिस कारण से अपने घर का भी आवश्यकता पूरा हो जाएगी, जरूरत पड़ी तो बाजार में भी आप देकर उसकी आर्थिक दृष्टि से भी आपको लाभ मिल जाएगा। गांव देहात में डॉक्टर साहब कह रहे थे आर्थिक दृष्टि से भी लोग जूझ रहे हैं, इसमें से अच्छे फल खाने के लिए अपने शरीर के लिए भी जरूरत आवश्यकता पड़ता है। तो ये फलदार की दृष्टि से भी उनका आग्रह किया जाता है, संकल्प करवाया जाता है, वृक्ष मित्र के नाते उनका सम्मान किया जाता है, जिस कारण से उसको प्रोत्साहन मिलता है गांव में, और सभी लोगों को इच्छा जागृत होता है कि हम इस गांव में जुड़े रहे। दूसरा एक छायादार का पौधा होता है, कहीं ना कहीं हमारा स्कूल है, देवालय है, जिस स्थान पर इसको लगाने से सम्मान के साथ इसका रहेगा, उसी हिसाब से छायादार का। ऐसे 5 प्रकार की हमने मंगल वाटिका, पोषण वाटिका और फलदार, छायादार और लंबे समय तक जिंदा रहने वाले पौधे, इसी विषय को लेकर हमने लगातार पिछले 10 साल से, मैं 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, इससे पहले भी हमारे संस्थान के सब प्रमुख कार्यकर्ता ने इसमें लगे हुए हैं। मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं हूँ, इसे संस्थान के माध्यम से हम लोग इस काम पे लगे हुए। तो आपके हिसाब से हमें ये विषय था, तो आप जानकारी के दृष्टि से बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम सबका दायित्व बनता है। प्रकृति किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, प्रकृति पूरी दुनिया की है, पूरे समाज की है, हम सब की है। हम सबका दायित्व बनता है कि हम इस ओर ध्यान दें और अपनी जो हमारी जीविका है और हमारे जो भौतिक
भौतिकवादी युग में जो हम जी रहे हैं, भौतिकताओं की ओर अग्रसर हैं और कहीं ना कहीं प्रकृति से हमारा दुराव होता जा रहा है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी होती है कि हम कभी भी जब बच्चों की छुट्टियां पड़ती हैं तो हम सोचते हैं हम हिल स्टेशन की तरफ चले, हम प्रकृति की तरफ चले। तो ये जो झुकाव है, यही झुकाव शायद हमारी मन मस्तिष्क में वो काम करे जो करना चाहिए। किस तरह से हम प्रकृति की ओर चलें और बचाएं। मैं राजीव बंसल जी के पास थोड़ी देर में लौटूंगी, लेकिन चूंकि जो कैंडल लाइट में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं तहे दिल से पुनः शुक्रगुजार हूँ और सीधे सीधे आपकी तरफ चलती हूँ। सर, प्रकृति से जो खिलवाड़ हो रहा है और आपके हिसाब से प्रकृति को बचाने के क्या उपाय हैं और क्या करना चाहिए? बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आपके जज्बे को सलाम करती हूँ मैं इस मंच के माध्यम से। तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये एक छोटी सी लाइट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके यहाँ बिजली की समस्या है। और तमाम दर्शकों का अभिवादन करती हूँ। राजीव अग्रवाल जी जो इस पटल के संयोजक हैं जुड़ गए हैं। पुष्पलता तनेजा जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जुड़ने के लिए और सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जी सर, बताएं आप। जी, सभी उपस्थित माननीय सदस्यों से मेरा सादर नमस्कार। मैं हिंदी वैधानिक रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं किया है, इसीलिए गलती कर सकता हूँ, इसीलिए पहले से माफी चाहता हूँ। अगर कहीं पर गलती होगा तो मुझे क्षमा करें। भारत जैसे देश में रहते हैं, यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारे प्रांत है, यहाँ पर प्रांतीय भाषाएं होती हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। आप अपनी बात रखें, आपकी भावनाओं को हम समझेंगे। स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी। ये पहले डॉक्टर अश्विनी जब बताए जे हमको अवेयरनेस, अंग्रेजी शब्द प्रयोग किए, माने जानकारी लोगों को देना चाहिए। क्या ये जानकारी अभाव था? भारत में यह अभाव नहीं था। अभी भी हम किसी भी गांव में जाएंगे, गांव के दोनों तरफ आम का पूरा बागान मिलेगा। भारत का जो परंपरा है वेद कालीन से, पहले मैं बता देना चाहता हूं, रियो डी जेनेरो में आर्थ समिट हुआ, ब्राजील का जो राजधानी है, वहां पर भारत का जो वैज्ञानिक, लाइन जो थोड़ा सा कैंडल था वो चला गया है, अंधेरा में बात कर रहा हूं। सर, आपकी आवाज आ रही है, आपके वक्तव्य हमारे लिए बहुमूल्य हैं। आपकी अगर शक्ल ना भी दिखे तो कोई वो नहीं है, आप अपनी बात रखें। स्वागत है सर। जी हाँ जी। तो रियो डी जेनेरो में हमारा वैज्ञानिक 3 प्रतिनिधि गए। दूसरे दिन हमको मौका मिला, प्रोफेसर कस्तूरी रंगन वहां उपस्थापित किए। वेद अर्थात अथर्व वेद का पृथ्वी सूक्त का 30-35 श्लोक का अनुवाद किया। विश्व के सारे वैज्ञानिक पर्यावरण के लिए उन श्लोकों को मानदंड रूप में लिया। अर्थात भारत में प्राचीन काल से, वैदिक काल से पृथ्वी हमारा माँ है। हम सुबह जब उठते हैं क्या कहते हैं? विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। ये पृथ्वी, ये माँ महालक्ष्मी, तुम्हारे ऊपर मैं पांव रखता हूं, मुझे क्षमा करना। ये अवेयरनेस था। अब उसी का आगंतुक को, उत्तर पीढ़ी को हमको अवेयरनेस कराना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गलत शिक्षा नीति के कारण एक समृद्ध समाज को विकलांग कर दिया गया योजनाबद्ध तरीके से। पूरा सोची समझी साजिश के वजह से समाज को विकृत किया जा रहा है। हिंदुत्व इसीलिए एकमात्र एकमेव मार्ग है। इसीलिए संस्कृत में कहावत है, हिनाश्रय न कर्तव्यम कर्तव्यम महतश्रय सेवितव्य महावृक्ष फलं छाया समुन्नतम यदि दैवत फलं नास्ति छाया केन निवर्ज्यते। प्राचीन मनुष्यों ने क्या कहा? हिनाश्रय। आश्रय किसका लेना है? हीन विचार का, हीन कर्म का, हीन दृष्टि का आश्रय नहीं लेना है। महत आचार, महत विचार, महत कर्म का आश्रय लेना है। कैसा? ना जैसे महान वृक्ष का सेवा करने से फल और छाया दोनों समन्वित रूप से मिलता है, ऐसे ही मनुष्य को महान विचार, महान कर्म का आश्रय लेना पड़ता है। वृक्षारोपण महान परोपकार्य में गिना जाता था। ये प्राचीन वैदिक ज्ञान है। हमको वेद की ओर लौटना है, हिंदुत्व का ओर लौटना है, सारे समाज में शिक्षा के माध्यम से। इसीलिए मैं कुछ दिन पहले अभी सभी मेरे मित्रों को एक
आग्रह किया था कि जितने भी हमारा बच्चे 10वीं कक्षा भी परीक्षा दे रहे हैं भारत सर में, सारा भारत में करीब 1 करोड़ से ज्यादा पिला 10+ परीक्षा दे रहे हैं, और 11वीं 10वीं मिलाकर ये करीब 2 करोड़ से ज्यादा। सभी बच्चों को कहें कि एक पौधा लगाइए, हर साल हमको 2 करोड़ पौधा मिलेगा। मूर्ति का संरक्षण, पृथ्वी विश्व का पहला मंत्र है कि मिट्टी का संरक्षण करो, पानी का संरक्षण करो। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। मेरे तो विभाग प्रचारक माननीय कामेश्वर जी यहाँ रह चुके हैं, अभी सूर्या फाउंडेशन में कार्यरत हैं। तो 20 साल पहले मेरे सरसंघ चालक, एक संघ शिक्षा वर्ग में मैं शिक्षक था, और मेरा दायित्व था कि सरसंघ चालक का भोजन का दायित्व निर्वाह करना। मैं एक चौकी और टेबल लगाकर माननीय सुदर्शन जी का व्यवस्था किया, और जो विशेष रूप से भोजन प्रस्तुत हुआ था उसको परोसा। लेकिन उन्होंने आकर नीचे बैठा, बोला पानी थोड़ा लाओ। मैं 1 गिलास पानी ला के लाया ना, इसका आधा गिलास लाओ। 20 साल पहले की बात कर रहा हूं। सुदर्शन जी आधा गिलास पानी लिया। मैं पूछा क्यों? ना, मैं तो आधा गिलास पानी पीऊंगा, बाकी आधा क्यों नष्ट करना है? ऐसा नहीं करना है, पानी का संरक्षण करो। ये वैदिक विचार है। तो हमारा जो आचरण में था वो आचरण खत्म होता जा रहा है हमारा उत्तर पीढ़ी से। एक हिंदी में बात नहीं करते, हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, हमारा सामूहिक स्वर्णिम स्वर है। हिंदी में बोलने के लिए गर्व अनुभव होना चाहिए। लेकिन हम ऐसे शिक्षित हैं कि अंग्रेजी शब्द का आशावादी पकड़ने से चलते हैं, इसीलिए पर्यावरण नष्ट होता है, इसीलिए समाज कलंकित होता है। जैसे पुरुष के चरित्र से रंगा बिरला को हटाने के लिए राम की चरित्र चाहिए। राम को लाना है तो कौशल्य को पढ़ना होगा, रामचरितमानस को पढ़ना होगा। ऐसे ही पर्यावरण को लाना है तो हिंदुत्व का, पृथ्वी विश्व को पढ़ाना होगा, और हमारा पारंपरिक वैदिक विचारों को बच्चों को देना होगा। ये जो सेकुलर भूत है ये भारत को नष्ट करेगा। सामूहिक रूप से समाज का सामग्रिक चेतना का स्वर, जो परसेप्शन और रियलिटी है, बच्चों का अंतर्निहित ग्राह्य क्षमता, वो समाप्त हो रहा है। कोई चरित्र नहीं। मैं अपने बच्चों को, आप 75 बोलिए, क्या 75 बोलने से उनको याद आता है? यही समस्या है। हम कितना क्या करेंगे? शिक्षा। देवी प्रसाद जी, आपको लगता है कि हिंदुत्व को हम आगे बढ़ाएंगे तभी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, उसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास? बिल्कुल, हिंदुत्व में है वैज्ञानिक चिंतन है, संस्कार है और सभ्यता है, उसको देना होगा। अगर हमको बच्चों को समृद्ध करना है, मनुष्य करना है। मैं अभी पिछले साल मायापुर गया था। बर्लिन विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर भगवत गीता बांट रहे थे। मैं उनसे पूछा, व्हाट इन्फ्लुएंस्ड यू, आपको क्या प्रभावित किया भगवत गीता बांटने के लिए? ना, उन्होंने क्या, बर्लिन शहर में एक हिंदू मेट्रोपोलिस है, एक हिंदू टेम्पल है पूरे बर्लिन में, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट पीसफुल एरिया, एंड देयर इज नो अल्कोहल, नो वाइन, नो सिगरेट, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। एक बर्लिन का प्रोफेसर हिंदू मेट्रोपोलिस को अच्छा क्यों बता रहा है? वहां हिंदुत्व है, हिंदू जीवन मूल्य है। हिंदू जीवन मूल्य विश्व का सर्वश्रेष्ठ जीवन स्तर है, वही मनुष्य को मनुष्यतर बनाएगा। और अगर पर्यावरण है ना है तो वैदिक चिंतन, वेद का पृथ्वी सूक्त हम बच्चों को पढ़ाना होगा। ये अंग्रेजी में सब बर्बाद होगा। ये सत्य है, इसको स्वीकार करें या ना करें, अभी हमारा विचार है। ये परिचर्चा में सभी माननीय सदस्यों को मैं आग्रह करूंगा। आप मुझे जवाब दें कि क्या यही कारण है, हिंदुत्व को बढ़ावा देकर ही हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं? कुछ और कारण है किस वजह से हम इसको मतलब सुदृढ़ बना सकते हैं? आपके पास आती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ जी। विभा जी, ये प्रश्न मुझसे है? जी जी जी। इस परिचर्चा के आयोजकगण और मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि एक परिचर्चा इस प्रकृति पर हम सब यहाँ पर कर रहे हैं। मैंने बड़े ध्यानपूर्वक डॉक्टर अश्विनी जी को सुना। कामेश्वर जी के विचार तो मुझे नित्य प्रति सुनने को मिलते ही रहते हैं, और उसके बाद अपने कारजी उड़ीसा से उनका भी मैंने उद्बोधन सुना। अब मैं लौटकर आपके प्रश्न पर आता हूँ
बंसल जी, एक प्रश्न का उत्तर आपको और जोड़ना है। जी आपके जो बताएं। अभी आपसे मैंने पूछा उसके साथ एक प्रश्न का उत्तर और देना है। एक प्रश्न आया है कि पेड़ लगाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन जो हम सिटी में रहते हैं वहां पर जगह ही नहीं है कि हम कहाँ पौधारोपण करें, वृक्षारोपण करें। उस प्रश्न का भी आपको उत्तर देना है। जी, आप कंटिन्यू जी कीजिए। जी जी, स्वागत। मैं पहले प्रश्न पर आता हूँ कि ये जो हम आज प्रकृति की बात करते हैं या पर्यावरण की बात करते हैं, तो इसका मूल क्या है? देखिए, अभी हम क्या है, जब प्रकृति पर्यावरण की बात करते हैं तो या तो पूरे वैज्ञानिक रूप से करते हैं, यानी हम समाज के बीच में जाते हैं तो वहाँ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं, जिससे आम जनता थोड़ी दूर रहती है, तो वो विषय उसके लिए एक बोरियत का हो जाता है। या फिर दूसरा, जैसा मुझे लगता है, मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं कारजी, यदि मैं गलत हूँ तो मुझे क्षमा करें, कि जो पर्यावरण विषय है ये किसी एक का नहीं है, ये सर्वस्पर्शी है, सर्वव्यापी है और निर्विरोध विषय है। ये हिंदुत्व को भी सब टच करता है, और जो संप्रदाय हैं उन सबको भी ये टच करता है। अभी पीछे कोरोना काल में हमने देखा, जब ऑक्सीजन की समस्या उत्पन्न हुई थी, तो उसने किसी विशेष धर्म या संप्रदाय को नहीं देखा था। सर, वो आपकी आवाज थोड़ी सी मध्यम आ रही है। थोड़ा सा ऊंचा अगर बोलें तो हमारे दर्शक भी सुन पाए, क्योंकि अभी आपके लिए ही एक संदेश आया है कि थोड़ी सी आवाज तेज होनी जी चाहिए। जी जी जी, अभी ठीक आ रही है। जी जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो ये पर्यावरण की समस्या है, कि ये किसी विशेष धर्म या संप्रदाय से संबंधित नहीं है। पर्यावरण जैसा किसी एक धर्म को प्रभावित करता है, वैसा ही दूसरे धर्म को प्रभावित करता है। अब इसको यदि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में लिया जाए, पर्यावरण की समस्या से आज हमारा देश जूझ रहा है, तो ऐसा नहीं है जो पाश्चात्य देश है वो इससे बचे हुए हैं, वो भी उस समस्या से जूझ रहे हैं। बात ठीक है कि ये हमारा जो हिंदू धर्म है, इसमें पर्यावरण हमारे लिए एक विज्ञान नहीं है, ये हमारी जीवन पद्धति रही है। प्रारंभिक काल से हमने पूजा की है, धरती को माता की तरह माना है, वृक्षों की पूजा की है, जल का पूजा पद्धति में प्रयोग होता है, तो वो हमारी एक धार्मिक आस्था है, हमारी जीवन पद्धति रही है। अब ये समस्या उत्पन्न कहाँ से हो गई? समस्या उत्पन्न हो गई, जैसा डॉक्टर अश्वनी जी ने कहा, कि एक जनसंख्या का जो बढ़ाव हुआ पूरे विश्व में, उसकी वजह से जो प्राकृतिक संसाधन थे उनकी कमी हो गई। यानी जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग एक पर्टिकुलर 10 लोग पहले यूज करते थे, अब उन्हें 100 लोगों ने यूज करना प्रारंभ कर दिया, तो निश्चित रूप से समस्या तो उत्पन्न होनी है। लेकिन दूसरा, हम मनुष्य के रूप में भी उतने ही भागीदार हैं, कि हमने जो वो संसाधन है उनका दोहन के अलावा उनका विनाश करना प्रारंभ कर दिया। भौतिक विकासवाद के युग में, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण लूं, पहले हम पेड़ काटते थे, एक पेड़ काटने में काफी मेहनत लगती थी, कुल्हाड़ी की सहायता से पेड़ काटा जाता था। आज आधुनिक मशीनें हैं, एक बार में आप चलाएंगे तो हजारों पेड़ एक ही बार में कट जाएगा। यानी जब विकास की दौड़ में हम नगरीकरण की ओर जा रहे हैं, वहां ये सारी समस्याएं धीरे धीरे उत्पन्न होने जा रही है। दूसरी बात रही, समाज में अवेयरनेस कहाँ से आएगी? देखिए, समाज में अवेयरनेस कहाँ से आएगी? पब्लिकली यदि मैं यहाँ पर बैठकर पर्यावरण की बहुत अच्छी अच्छी बातें तो करता हूँ, मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ में उन चीज़ों को कितना इम्प्लीमेंट कर पाता हूँ। तो 3 तरीके के, मैं बेसिकली एक संगठन पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारा काम, और उसमें भी मेरा काम केवल पब्लिक अवेयरनेस वाला है, जो आपने कहा प्रचार और प्रसार का। तो हो सकता है कि साइंटिफिकली मुझे वो सारी चीजें ना पता हो, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि समाज में उन्हीं के शब्दों में उन्हीं की बातों को कहने का प्रयास करना। तो यदि हम पर्सनली अपने जीवन में कार्य करेंगे और फिर प्रोफेशनली जाएंगे, तो पब्लिकली उसका इफेक्ट देना समाज में प्रारंभ हो ही जाएगा। और होता क्या है कि जब ये चीजें आती हैं, तो जब तक, जैसा विषय पहले भी आया, कि सरकार ही सब कुछ नहीं करेगी। सरकार योजनाएं तो बना सकती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन समाज के लोग ही करेंगे, समाज के लोगों को ही करना, और समाज करेगा तभी वो एक जन आंदोलन बनेगा। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। पब्लिक पार्टी अवेयरनेस होगी, अवेयरनेस से पार्टिसिपेशन होगा, और पार्टिसिपेशन से एक मूवमेंट बनेगा।
तो जब मूवमेंट आएगा तब उसका प्रभाव दिखाई देना प्रारंभ लगेगा। आज समाज में इंडिविजुअली बहुत सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, बहुत सारे एनजीओज और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो एक सामूहिक रूप से दिखाई नहीं दे पा रहा। हमें नहीं पता लगा पर्यावरण के क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या करते हैं। अब हम पर्यावरण, क्योंकि बहुत विस्तृत विषय है, मैं यहाँ 3 चीजों की बात करूंगा जिसको मैं कहता हूँ 3 पी, पेड़, पानी और पॉलिथीन। यदि हम इन 3 चीजों पर वर्कआउट करना प्रारंभ कर दें तो पर्यावरण की कुछ समस्याओं का समाधान होना भी प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम कर क्या सकते हैं इंडिविजुअली? यदि पर्सनल में बात करता हूँ, पेड़ लगाते हुए हम बहुत सुनते हैं कि पेड़ वृक्षारोपण हुआ, आज यहाँ पर 100 वृक्ष लगे, आज यहाँ पर 1000 वृक्ष लगे। जब इतने वृक्ष लग रहे हैं तो इसकी आवश्यकता क्या है? क्यों फिर भी पेड़ों की कमी रहती है? जहां तक मेरी जानकारी है, कनाडा में प्रति व्यक्ति 10,000 से ज्यादा वृक्ष हैं, प्रति व्यक्ति के ऊपर यदि देखा जाए। ब्राजील में 4,000 से ज्यादा वृक्ष हैं। भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति जनसंख्या के हिसाब से 428 वृक्ष होने चाहिए, लेकिन हैं कितने? मात्र 32। यानी इतना बड़ा गैप वृक्ष जो अवेलेबल होने चाहिए प्रति व्यक्ति के हिसाब से वो है। हम वृक्ष लगा रहे हैं फिर भी वो बढ़ क्यों नहीं रहे? उसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है, वृक्ष लगा तो सब देते हैं, लेकिन उस पेड़ की देखभाल, उस पेड़ की संभाल नहीं हो पाती। हमने आज यहाँ पर पेड़ लगा दिया, 6 महीने बाद दूसरे पार्क में लगा देंगे, फिर एक और जगह जाकर लगा देंगे, लेकिन जो पहला पेड़ हमने लगाया उसकी क्या स्थिति है वो हमें नहीं पता। और ये तभी संभव है जब हम इमोशंस के साथ उन पेड़ों को लगाएंगे। मैंने एक RWA में देखा, एक पार्क में पेड़ लग रहा था, पता लगा किसी बच्चे की बर्थडे है, उस बर्थडे पर वो पेड़ लग रहा है और उस बच्चे की कनेक्टिविटी उस पेड़ के प्लांट के साथ की गई। यानी उस बच्चे के अंदर मानवीय भाव जगाए गए कि ये तुम्हारे जन्मदिन पर ये पौधा लगा है, और वो मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ उस पौधे की देखभाल बहुत अच्छी हो रही है और आज वो बड़ी अच्छी स्थिति में है। तो पेड़ तो बहुत लगते हैं, लेकिन संभाल कितनी हो पाती है ये भी एक सोचने का विषय है। तो करना किसे है? करना हम सबको ही है। वन विभाग नहीं करेगा, सरकार, राज्य सरकार नहीं करेगी, केंद्र सरकार नहीं करेगी। वो गाइडलाइंस तो बना सकते हैं, करना पब्लिक को ही है। तो पेड़ में हम ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद पानी की समस्या डॉक्टर साहब ने बताई कि पानी की कितनी गंभीर समस्या है, और आने वाले समय में कहा तो ये भी जा रहा है कि जो अगला विश्व युद्ध होगा वो पानी के ऊपर ही होने वाला है। पानी की इतनी कमी इस पूरे विश्व में हो जाएगी, तो पानी की लेकर बहुत बड़ी समस्या है। समय सीमित है, इसलिए मैं बात अपनी बहुत जी बंसल साहब, थोड़ा समय सीमित है, थोड़ा जल्दी आप जवाब दें ताकि हम गौतम साहब के पास भी जाएं। की समस्या है। अब एक प्रश्न आया था, मैं दूसरे प्रश्न पर आ जाता हूँ कि हम पेड़ लगाएं कहाँ। देखिए, पेड़ लग रहे हैं, पार्कों में पेड़ लग रहे हैं, हर शहर में। यदि डॉक्टर अश्वनी जी ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे टेक्निकली कि हमारा कितना रिजर्व एरिया पेड़ों के लिए किया हुआ है सरकार ने, तो क्या वहाँ पर वो पेड़ लगे हुए हैं? अब दिल्ली में भी हम देखेंगे कि बहुत बड़ा एरिया है जो अभी जहाँ पर पेड़ लग सकते हैं। पेड़ कट तो रहे हैं, साउथ दिल्ली के बहुत सारे भौतिक विकासवाद की बात होती है, वहाँ पेड़ कटते तो हैं, लेकिन लग कितने रहे हैं? दिल्ली में रोहिणी के क्षेत्र में देखिए सघन वन का कार्य हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने सघन वन डेवलप किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेड़ लगेंगे कहाँ, शहरों में पेड़ लग सकते हैं, स्थान उपलब्ध है। तो यदि उसके बारे में कुछ अलग से आपको जानकारी चाहिए, आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली में किस किस स्थान पर पेड़ लगाने का स्कोप अभी बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। देखिए जी, इतनी सारी बातें, और चूंकि ये बात भी सही है कि अगर हम ढूंढने जाएं तो ढूंढने से भगवान मिल जाएगा, तो वृक्षारोपण के लिए जगह भी मिल जाएगी। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं और बहुत ही महानुभाव हैं। साबिर परवेज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ, आदाब आपको। और गुस्ताख हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं, बहुत प्रणाम करती हूँ। और मेरी बहुत प्रिय सहेली और बहुत सुंदर कवित्री संतोष संप्रीति हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत स्वागत सखी। करण भास्कर सूर्या वाराणसी से जुड़े हुए हैं,
और पुष्पलता तनेजा जी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, कुलदीप सिंह फौजी जी जुड़े हुए हैं, राजीव अग्रवाल जी लगातार जुड़े हुए हैं, संजय जी जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र भाई साहब जुड़े हुए हैं। तमाम दर्शकों को मैं और महानुभावों को प्रणाम करती हूँ और अपनी जो आपने कीमती वक्त दिया है। विपिन दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सीधे सीधे गौतम जी के पास चलते हैं। गौतम जी, परिस्थितियां आपके सामने हैं और जो एक पानी की समस्या अगर हम कहें, क्योंकि प्रकृति में हवा, पानी और जो हमारी धरती माता है, जो पेड़ है, हर चीज प्रकृति है, हमारा पूरा शरीर प्रकृति से बना हुआ है। तो जब हमको अपने शरीर को बचाने की जरूरत पड़ती है, जब ऑक्सीजन लेवल गिरने लग जाता है, तब हम डॉक्टर के पास भागते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर अभी हमने अपने अपने घरों में खरीद के रखा था ड्यूरिंग कोरोना का जब पीरियड था। तो जब हमें पता है कि बरगद, नीम जैसे पेड़ हैं जो हमें ऑक्सीजन दे सकते हैं, तो हम उस ओर क्यों नहीं जाते? क्यों हम जिंदगी को इतना मुश्किल करके बैठे हैं? जिंदगी को आसान हम क्यों नहीं बनाते हैं? ये प्रश्न आपके लिए। स्वागत है आपका। सभी को प्रणाम। मैं अपनी बात एक उपनिषद के श्लोक से शुरू करना चाहूंगा। जो मैं कहना चाहता हूं इस पर्यावरण विषय का मूल आधार है। उपनिषद में कहा गया, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां कस्य गृधा धनम। यानी इसका जो मूल सूक्त है वो है तेन तक्तेन भुंजिता। ये हमारे जो थीम है वेद काल से जो ये परिपाटी चली आ रही है, मुझे लगता है आज जो हमारी ये परिचर्चा है इसका मुख्य आधार यही है, तेन तक्तेन भुंजिता। इसका मतलब यह है त्याग पूर्ण उपयोग। हमने इस चीज को छोड़ दिया, इसलिए आज ये हमारी समस्या दिखाई दे रही है। हम सब थोड़ा सा पीछे चले। प्रकृति और परमात्मा को कभी हमने अलग नहीं किया, ये दोनों एक ही थे। हम देखें, भगवान शिव को हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, भगवान विष्णु जी को हम तुलसी दल चढ़ाते हैं, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं। ऐसे और अभी वट सावित्री अमावस्या आ रही है, वहां बड़ की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, आंवला नवमी में आंवला की पूजा करते हैं। तो प्रकृति को और परमात्मा को कभी हमने अलग नहीं किया था, ये एक ही स्वरूप में हमने देखा। और उसके लिए हम हमारे वेद काल से हमारे ऋषि मुनियों ने शोध करके हमारे लिए कुछ सूक्त दिए, कुछ सूत्र दिए, किस प्रकार से प्रकृति का संचालन करना है। उन्होंने कहा गया कि त्याग पूर्ण उपयोग। आपको उपयोग तो करना है प्रकृति का, लेकिन त्याग पूर्ण उपयोग करना है। जैसे अभी बताया देवी प्रसाद जी ने कि मुझे आधे गिलास पानी की प्यास है तो मैं एक गिलास लेकर के आधा फेंकूं और आधा पीऊं, ये उपयोग नहीं है। मुझे जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करना है। ये थोड़ा थोड़ा हम सीखेंगे। अब हम बहुत सारी बातें किए हैं, मैं कुछ देश के ऐसे उदाहरण आप सबके सामने रखता हूं जिन्होंने इस विषय पर बहुत अच्छा काम किया अपनी आयु को न देखते हुए। कर्नाटक में एक बहुत बुजुर्ग दंपत्ति जो पशु चराने का काम करते थे, बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, तो इस प्रकार से उनकी कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे उन्होंने ये देखा कि बहुत कड़ी धूप में जब लोग अपने गांव से शहर की ओर जाते हैं तो साइकिल चलाते हुए तपती धूप में वो लोग जाते हैं। तो इस दंपत्ति ने सोचा कि हम क्यों ना कुछ पौधे लगाएं। दोनों दंपत्तियों ने के किनारे किनारे और बरगद के पौधे लगाए। बरगद के पौधे लगाने के बाद अब उसमें से उनका जो पति है उनका तो स्वर्गवास हो गया। बाद में ये जो महिला थी, इन्होंने बच्चे की तरह, उनकी कोई संतान नहीं थी, इन्होंने बच्चे की तरह उन बरगद के पौधों की संभाल की और कालांतर में ये पौधे धीरे धीरे बड़े हुए और कर्नाटक में उन्होंने 384 पौधे लगाए और बाद में कालांतर में पौधे बड़े हुए और गांव से शहर जाने वाला हर एक व्यक्ति और उस दंपत्ति को साधुवाद देता था, धन्यवाद देता था कि उस छांव में वो और शहर तक पहुंचते हैं। और भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने उसको फिर राजमार्ग घोषित कर दिया। एक कॉरिडोर उन्होंने बनाया। यानी और 2019 में उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया। उनका नाम था शालू मर्दा तिमक्का। तो आप जब देखेंगे तो एक ऐसी वृद्ध महिला जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया, थोड़े ही पेड़ लगा करके बाद में उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए, उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले। इसी प्रकार असम में जोराहट के पास
एक मोलाई जाधव करके व्यक्ति, उन्होंने देखा असम में माजुली द्वीप के पास बहुत बाढ़ आती है और देखा कि हजारों सरीसृप वो उस बाढ़ में और ऐसे पौधे लगाए और लगभग 1300 एकड़ एरिया में धीरे धीरे उन्होंने वो जंगल बनाया और बाद में सरकार ने उसका नाम ही मोलाई फॉरेस्ट रख दिया, मोलाई जंगल। काम कर रहे हैं, हम जाकर के देखें तो लोग प्रकृति के साथ किस प्रकार से जुड़ रहे हैं। जो रिटर्न टू नेचर की बात है, प्रकृति को और वापस चलो की बात है, ये वास्तव में धीरे धीरे हम देखते हैं तो वापस आएगी और आज नहीं तो कल हमको इसको वापस आना ही पड़ेगा। इस प्रकार से हमको ये काम करना ही पड़ेगा। गौतम जी ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, सभी सहमत हैं। एक प्रश्न और मन में उठता है कि चलिए ये तो पेड़ लगाने की बात हो गई, लेकिन जो पानी का जो स्रोत है वो जो खत्म होता जा रहा है, तो हमारी पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। एक बूढ़ा व्यक्ति एक पौधा लगा रहा था, तो उसे किसी ने पूछा, बाबा आप कितने साल जियोगे ये पता नहीं, लेकिन पौधा क्यों लगा रहे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं नहीं, मेरे आने वाली पीढ़ियां इसके फल खाएगी, इसलिए मैं पौधा लगा रहा हूं। हम वास्तव में अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसा प्रकृति, कैसा पर्यावरण देने जा रहे हैं, इसके लिए हमको अभी से तैयार रहना पड़ेगा। पानी की जहां तक बात है, देखिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों विषय पर चर्चा करते हैं। देश में आज बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां ये समस्या थी। मैं अब राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में जोधपुर जिले में नांदिया कलां एक गांव, उस गांव में कोई पानी नहीं था। जमीन में 200 से ज्यादा बोरवेल थे जहां से पानी निकाला गया, लेकिन पानी को अंडरग्राउंड करने का कोई साधन नहीं था। गांव के कुछ ही लोगों ने मिलकर के सोचा कि सामूहिक प्रयास से कुछ ना कुछ काम किया जाए, तो गड्ढे, तालाबों का गहरीकरण हुआ और कुछ गड्ढे बनाए। कालांतर में वहां बारिश हुई और पानी रुका, वाटर सोर्स, ये जमीन रिचार्ज हुआ और पानी का लेवल बढ़ा। आज उस गांव के आसपास बागवानी होती है, उस गांव में खजूर, एप्पल, बेर की खेतियां होती है। आप देखिए नांदिया कला जल संरक्षण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी प्रकार से हमको शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी, ये तय है। बहुत सारे भाषणों को हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। मैं अपने घर में क्या सब्जी लेने के लिए जब जाता हूं तो थैला लेकर के जाता हूं, जिससे ये पॉलिथीन, कम से कम मेरे हिस्से का जो पॉलिथीन है उसको मैं उपयोग नहीं करता हूं। ये मैं अपने हिस्से का पर्यावरण क्या मैं ठीक कर सकता हूं, ये जिम्मा अगर हमने लिया तो निश्चित रूप से वो हम काम करते। हमारे घर में निकलने वाला आरओ का पानी, उसका सदुपयोग होता है क्या, ये जिम्मा मेरे घर में निकलने वाला रसोई घर से जो कचरा है वो ठोस और द्रव्य दोनों अलग अलग है, यानी सूखा कचरा और गीला कचरा को मैं अलग करके उस गीले कचड़े का मैं प्रबंधन कर सकता हूं। उसमें थोड़ा सा गोबर या कुछ मिला करके छत पे, आजकल ऐसे सिस्टम बने कि छत पे आपने कुछ ऐसा लगा दिया तो धीरे से वो पलटती कर दो तो 6 महीने में बहुत सुंदर खाद बन सकता है। तो इस प्रकार से मैं अपने घर के कचड़े का प्रबंधन कर सकता हूं क्या? तो शुरुआत में मैं स्वयं से अपने ऐसे काम करूं। हमारे ऐसे बहुत सारे, मैं गुजरात में पिछले दिनों था तो मैंने देखा श्यामला जी करके एक जगह है, श्यामला जी पे एक बहुत सुंदर वाटिका, उसमें जन्मदिन पे, अपने पुण्यतिथि के, किसी के पुण्यतिथि में, विवाह के दिन वो लोग पौधा लगाते हैं और उस बकायदा स्टिकर लगता है। वहां स्थानीय प्रशासन ने व्यवस्था करी, आप आइए, वर्ष भर का जो कुछ खर्चा है पौधे को जीवन देने का वो यहाँ खर्च दीजिए और अपने स्मृति में पौधा लगाइए। ऐसे सुंदर सुंदर प्रयोग भी लोग कर रहे हैं, जिससे इस प्रकृति को संरक्षित करने का एक सुदृढ़ काम हम सब करें। तो मेरे ख्याल से अपने से ही शुरुआत करनी चाहिए। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। बहुत अच्छी बात, हम बदलेंगे युग बदलेगा। और ये बहुत हमारे वेदों की भी भाषा है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हमसे ही सुधार की उम्मीद है। और डॉक्टर साहब आपकी तरफ चलती हूँ क्योंकि समय तेजी से भाग रहा है और इस परिचर्चा को एक अंतिम रूप देना है। तो जैसे कि गौतम जी ने अपनी पूरी बातों में उन्होंने अपना एक संदेश भी रख दिया कि अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, ये हम सभी जानते हैं। तो क्या लगता है आपको, किस तरह के अवेयरनेस की जरूरत है हमको, क्या बदलाव लाने पड़ेंगे, या हम स्कूल में या कॉलेज में या फिर आम जनजीवन को प्रभावित किस प्रकार हम कर पाए कि हम प्रकृति की ओर लौटें और प्रकृति को संरक्षित करें? स्वागत है जी। मेरा ये आपका संदेश भी हो सकता है और आप अपनी बात भी रख सकते हैं जी। स्वागत। जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि पॉपुलेशन बहुत फास्ट रेट से बढ़ रहा है और सर आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। अभी आ रही है मेरी आवाज?
अभी आ रही है आवाज? जी अब आ रही है जी। हाँ, पॉपुलेशन जिस फास्ट रेट से बढ़ रहा है उसमें एक डेटा है कि 2050 तक सर पूरे आप स्पीकर यहाँ यहाँ लेकर बोलें तो ज्यादा स्पष्ट सुनाई दे। 2050 तक 85% पॉपुलेशन सिटीज में रहने लगेंगे। आप देखिए समस्या कहाँ पर में है। मैं इसलिए बार बार इस बात पे फोकस कर रहा था कि जब तक ये सारी समस्याएं इलेक्टोरल सिस्टम का पार्ट नहीं होगा, बहुत बड़ा जन जागरण नहीं हो सकता है। हर एक जगह का अपना अपना समस्या है, हर एक क्षेत्र का अपना समस्या है। जिस क्षेत्र का जो समस्या है, हम सारे लोगों को उस क्षेत्र के इलेक्शन के समय में उस समस्याओं को उठाना चाहिए। और जिस तरह से मैनिफेस्टो बनता है, हमको लोगों को मजबूर करना चाहिए, उस पॉलिटिकल पार्टी को इसको मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाइए। जब तक आप हिस्सा नहीं बनाएंगे तब तक वो पॉलिसी मेकिंग में नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय इस तरह से होना चाहिए। ये ठीक बात है, हमारे वेदों में ज्ञान है, हमारा वैदिक सिस्टम, हमारा वैदिक जीवन पद्धति हम अपनाएं तो वो ठीक बात है। लेकिन उस वैदिक जीवन पद्धति को और वैदिक ज्ञान को हम कितना फैला पाए हैं, इस अब कुछ दिनों से जो सरकार है वो बहुत प्रयास कर रही है। उस प्रयास के कारण अब मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बात कर रहा हूँ। आज से 10 साल पहले ये वेद का बात नहीं होता था। तो ये सरकार जब तक है तब तक आप ये सुनेंगे, फिर सरकार जाएगी, वो फिर ये सब चर्चाओं में से खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि इसको कितना आप सस्टेनेबल बना सकते हैं इस चर्चा को। वो जब तक इलेक्टोरल सिस्टम का पार्ट नहीं बनाएंगे इन सब चीज़ों को, ये सब हम ठीक है, हम कुछ लोग इस समस्याओं पे काम कर रहे हैं, ये करते रहेंगे। लेकिन मास स्केल पे वो काम पर्यावरण के लिए तब तक नहीं होगा जब तक पॉलिटिकल सिस्टम का ये पार्ट नहीं होगा। क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम से हर एक लोग प्रभावित होते हैं। तो आपको हम सबको मिलकर के इसी तरह से चर्चा को बढ़ाते हुए, लोगों को अवेयर करते हुए उस सिस्टम का पार्ट बनाना चाहिए। एक बात तो ये बहुत प्रमुखता से मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे डेटा, चूंकि समय नहीं इसलिए मैं नहीं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, डेटा के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, हाँ, हमारे पास जानकारी का अभाव है। मैं शुरू में भी बोला था जानकारी का अभाव है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ जानकारी का अभाव है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं बोला कि भारत में सबसे ज़्यादा पानी ग्राउंड से हम निकालते हैं और हमारे पास चूंकि जानकारी नहीं है इसलिए हम उसको रिचार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं शुरू में भी बोला कि जानकारी का अभाव है, इसलिए जानकारी को हमको फैलाना चाहिए। ये ठीक बात है। हमारा जो हिंदू जीवन पद्धति है वह इस सारी समस्याओं का समाधान है। लेकिन हम इस हिंदू जीवन पद्धति को कितना हम प्रमुखता से हम लोगों तक पहुंचा पाते हैं। ये ठीक बात है कि जो धर्म विशेष पे मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ समय पहले की बात है कि दूसरे धर्म के लोगों का ये मानना है कि जो कुछ भी इस पृथ्वी पे आया है हमारे उपभोग के लिए आया है। लेकिन हिंदू जीवन पद्धति कहता है नहीं, ये उपभोग के लिए नहीं है, जुडिशियसली यूटिलाइज करें हम नहीं, और हम यूटिलाइज करते हैं तो हम देने का भी बात करें। हाँ, तो ये ठीक बात है, हिंदू जीवन पद्धति का पार्ट है, वैदिक जीवन पद्धति का पार्ट है। इन सारे चीजों को अभी की सरकार, वर्तमान सरकार हमारी शिक्षा पद्धति में जोड़ रही है। तो ये एक अभियान बनेगा आने वाले समय में। अभी तक तो नहीं था, नहीं हो पाया, हम नहीं कर पाए, इसलिए ये जी समस्याएं बहुत जी डॉक्टर बेहद साहब, विस्तृत बहुत की गई। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। बंसल साहब, सरकार क्या कर रही है इस क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार तो अपने स्तर पर प्रयत्न कर रही है और 2014 के बाद इस पर्यावरण के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, पर्यावरण को लेकर जो पहली पॉलिसीज बनी हुई थी, जो वन मंत्रालय और जल मंत्रालय के कार्य हैं, वो आज दिखाई देने प्रारंभ हो गए हैं। हर बूंद अनमोल, इस तरीके के अभियान हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, मैंने फिर कहा कि सरकारें तो अपना काम करेंगी और जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ वो शायद इन 7 या 8 सालों में हो चुका है पर्यावरण के क्षेत्र में। लेकिन फिर से मेरा यही कहना है कि सामाजिक संगठन और व्यक्तिगत हमें करना पड़ेगा, तभी ये काम होगा। कुछ छोटी जानकारी मैं 1 मिनट में आपको देना चाहूँगा। पिछले दिनों पर्यावरण युवा संसद करके एक बड़ा कार्यक्रम भारत की राजधानी दिल्ली में संसद भवन में हुआ था और उसमें पूरे देश के सभी प्रांतों से कुछ बच्चे सेलेक्ट कर आए थे और एक पूरे दिन की संसद वहां पर चली थी, केवल पर्यावरण संसद। उसमें पक्ष भी था, विपक्ष भी था, प्रधानमंत्री भी थे और माननीय लोकसभा स्पीकर ने उसको चेयर भी किया था। उसमें जो एक बच्ची सेलेक्ट हुई थी, शेर कश्मीर, कश्मीर यूनिवर्सिटी से सेलेक्ट हुई थी, फर्स्ट आई थी वो। तो क्या है कि सुदूर क्षेत्रों से लेकर अपने जो ये मेट्रो सिटीज हैं, वहां तक इस पर्यावरण को लेकर आजकल की ये जो यंग जनरेशन है उसमें कितनी अवेयरनेस है।
वहां वो हमें देखने को मिला था। आज उसी का प्रभाव है कि समाज में इको मित्रम जैसी एप्लीकेशन डेवलप होती हैं, जहां पर आप जाएंगे तो अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं पानी के क्षेत्र में, पौधों के क्षेत्र में और पॉलिथीन के क्षेत्र में। पर्यावरण पर्सपेक्टिव जैसी मैगजीन्स जो एक अनटच्ड ऑडियंस थी वहां तक पहुंच रही हैं। पर्यावरण भारत करके न्यूज पोर्टल अवेलेबल है। और तो और जो काम कबाड़ियों का समझा जाता था, आज स्टार्टअप प्रारंभ हो रहे हैं कबाड़ी.com जैसे। तो अवेयरनेस तो आई है। अभी हमें पद्मश्री पुरस्कारों में यदि देखें तो पद्मश्री पुरस्कारों में तुलसी गौड़ा और इस तरीके के बहुत नाम देखने को मिलते हैं जो एनसाइक्लोपीडिया कहलाते हैं फॉरेस्ट के। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देके अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक गुजरात के बहुत बड़े व्यापारी हैं साबजी ढोलकिया। साबजी ढोलकिया चौथी कक्षा पास हैं और बहुत बड़े व्यापारी, 18,000 करोड़ का उनका टर्नओवर है उनकी कंपनी का, डायमंड के बिजनेसमैन हैं। हमने शायद सुना भी होगा दिवाली पर वो अपने एम्प्लॉइज को गाड़ियां गिफ्ट करते हैं। उनका कहना है कि देखिए अपने बच्चों के लिए तो सब करते हैं, हम अपनी यंग जनरेशन के लिए प्रॉपर्टी छोड़कर जाते हैं, पैसा छोड़कर जाते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि दुनिया हमें याद रखे। उन्होंने गुजरात के सौराष्ट्र में 75 वाटर बॉडीज रिवाइव किए हैं और पॉन्ड डेवलप किए हैं और लगभग 25 लाख प्लांटेशन कर चुके हैं। अब वो पूरा टाइम वो इसी कार्य को देते हैं और वहाँ की जो मिट्टी है वो इतनी फर्टाइल हो गई है कि वहां पर कोई भी पौधा उत्पन्न हो सकता है। तो इस तरीके के प्रभाव समाज में आने प्रारंभ हो गए हैं। क्या है कि हमारा मोटो होना चाहिए विरोध नहीं विकल्प। समस्या की बात तो हर कोई करता है, लेकिन समाधान क्या होगा? मैं नहीं हम। तो यदि इस तरीके से हम काम करेंगे तो समाज में प्रभाव आने प्रारंभ होंगे और बहुत एक बहुत परिवर्तन बहुत दिखाई देना उम्दा बात, प्रारंभ मैं होगा। नहीं हम, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात बंसल साहब आपने कही। मैं देवी प्रसाद जी की तरफ आऊंगी। चूंकि आप वर्तमान सरकार से जुड़े हुए हैं, तो जो ये पॉलीथीन की बात आती है, पर्यावरण को दूषित करने की बात आती है, पॉलीथीन पन्नी या पॉलीथीन हर वस्तु के साथ वो लिपटा हुआ है। ऐसी कोई चीज नहीं है मार्केट में, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें जिसको हम रैप करने के लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करते हो। चाहे वो सब्जी हो, वो दूध की थैली हो, बिस्किट हो, चिप्स हो, सब कुछ पॉलीथीन में। तो जब आपको पता है, सरकार को या जो इसका निर्माण करते हैं, आपको पता है कि ये हार्मफुल है, तो उसको मार्केट में आप लाते क्यों हैं? और हमारी जिंदगी का हिस्सा क्यों बनने देते हैं? बिल्कुल। राजीव बंसल जी बहुत सुंदर जिज्ञासा पहले किए कि ऐसा पर्यावरण का हानि क्यों हुआ, और डॉक्टर अश्विनी जी भी बताए कि बहुत सारे परिसंख्यान हैं हमारे पास हमको बताने के लिए कि हमारा भूतल जल घट रहा है इत्यादि इत्यादि। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मैं कुछ दिन पहले 1921 का जनगणना देख रहा था, सेंसस रिपोर्ट जो ब्रिटिश सरकार ने किया था। तब क्या था, सिर्फ 30 करोड़ से कम हमारा जनसंख्या था। अब 130 करोड़, हमारा पास जमीन उतना, लेकिन 130 करोड़ लोगों को खाना देना है, भोजन देना है, पानी देना है। तो चुनौती सामने जब था, हम रासायनिक खाद का प्रयोग किया। हमको उत्पादन जमीन 1920 से 1820 में 1920 में जितना था, अब भी उतना और कम हो गया है। जनसंख्या का जितना वृद्धि होता है, सड़क में जमीन कम होता जा रहा है, लेकिन भोजन पानी सबको चाहिए। तो चुनौती बहुत बड़ा है। तो सर, सभी पन्नी का समस्या क्या का जैसे करें? सर, बंसल जी जो समस्या तो बताए ये ना, है, पॉलीथीन का क्या करें सर? वही तो जमीन में भी जो गाड़े तो उसका कुछ होने वाला है नहीं, तो कैसे कैसे नहीं 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 हम पृथ्वी को कैसे बचाएं जहर से, ये बच बताइए। वही तो अश्विनी बताए कि ये जो पॉलिटिकल मैंडेट में नहीं आएगा, माने राजनीति की दृष्टिकोण में नहीं आएगा। तो ऐसे कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा पहले था। अब गणतंत्र में यथा प्रजा तथा राजा, लोग जैसा चाहेंगे वैसा सरकार चुनेंगे, सरकार में ऐसे नियम बनाएंगे। लोगों में जागृति आएगी तो आएगा। तो लोगों में हम क्या जागृति देते हैं? शिक्षा पद्धति में कोई जागृति नहीं है। आप एक +2 का स्टूडेंट को बुलाइए, छात्र या छात्री को, पर्यावरण के बारे में आपका जानकारी क्या है, खुद बता नहीं पाएंगे। मैं कितने हिंदी साहित्य, हमारा हिंदी साहित्य में अक्षर कितना पता नहीं, स्वर वर्ण कितना है, और पॉलिथीन के बारे में वो क्या करेंगे?
हमको देना है। ऋग्वेद का वही मंत्र, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। जागरण कभी खत्म नहीं होता। की अनुमति या पॉलिथीन सरकार देती अगर है। मार्केट में है तो लोग यही कहेंगे ना कि अगर वो मार्केट में है तो हम इस्तेमाल करेंगे। तो सरकार शराब बंदी क्यों नहीं कराती, सिगरेट बंदी क्यों नहीं कराती? वो गुटखा और वो क्या कहते हैं ये क्या बोलते हैं उसको, जो तंबाकू होता है उसमें लिखा रहता है कि सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी उसको बेचा जाता है धड़ेले से। हम पता है हम जहर खा रहे हैं, जहर बेच रहे हैं, उसके बाद भी ये परिस्थितियां सुधरेंगी सर जब सरकार भी दृढ़ निश्चयी होगी कि हमको वातावरण को और पर्यावरण को दुरुस्त रखना है। दलाई साहब के समक्ष में आती हूँ अपने एक संदेश मैं छोटा सा और एक बात रख सकता हूँ। आप बहुत गंभीर बात उठाए। स्वागत है। तो सरकार दृढ़ कब बनेगा? दिल्ली का मैं उदाहरण दूंगा। दिल्ली में दिल्ली में 7 लोकसभा है, सब भाजपा के संसद है। 2 म्युनिसिपल कमीशन है, वो हाँ भाजपा है। लेकिन राज्य सरकार आम आदमी पार्टी है। और राज्य सरकार में आम आदमी रहे तो बाहर से पैसा 1500 करोड़ खर्चा करता है कि नहीं, आम आदमी है। कोरोना में हिंदू मंदिर बंद पड़ा है, वो हिंदू पुजारी को तनख्वाह नहीं मिलता, लेकिन दक्षिणा नहीं मिलता, लेकिन मुसलमान मौलवी को 18,000 पेंशन मिलता है। सरकार मजबूत कहाँ से होगा? पॉलिथीन कहाँ से हटेगा? दलाई सर आपके पास आती हूँ मैं। आखिरी प्रश्न ये कामेश्वर है जी, कि कामेश्वर जी कामेश्वर दलाई जी, पर्यावरण को हम किस तरह से बचा सकते हैं? आखिरी प्रश्न। और क्या अवेयरनेस आप अपनी तरफ से, आपकी आत्मा क्या कहती है? स्वागत है आप। एक तो सबसे बढ़िया विषय है, हम हर मंच पर हो या हर किसी व्यक्ति सलाह खूब देता है। मेरा आग्रह है हम सलाह की जगह में साथ दें। जो साथ दे रहा है वो उसका काम बढ़ रहा है। तो ये साथ देने वाले काम जो है पहले जमाने में कोई ना कोई एक अनुकरण करने वाला विषय था। जब मेरे पड़ोसी में जो कर रहा है अच्छा काम उसको मैं देखता हूँ। तो आज के समय पे टीवी में जो देखता है वही लोगों को जल्दी उसका असर होता है। अब आजकल टीवी में आते कौन है? नेता, अभिनेता और बच्चे कुचे आपके ब्यूरोक्रेट्स। और ये तीनों को अगर समन्वय रखेंगे, ये समाज के संरचना में ये तीनों का अच्छे भागीदारी है। पर कंस्ट्रक्टिव वे में जब इनका दिशा बदलेगी, अब जैसे भाई साहब कह रहे थे, राजीव जी और अपने डॉक्टर साहब भी, देवी जी भी, सरकार की दिशा बदली है, उसको देखकर लोग ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं। इसका मतलब सलाह की जगह साथ दे रहे हैं। मोदी जी ने कई योजना बनाई है इसी की दृष्टि से। पॉलीथीन बैन आज हिमाचल प्रदेश में है, लोग कोई नहीं यूज कर रहे हैं। जल के संरक्षण को लेकर राजस्थान सरकार कई सारे प्रयोग किया है, जिस कारण से हर गांव के लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। जब वो मार्केट में मिलेगा तो लोग इस्तेमाल करेंगे ही ना। बैन लगाइए, बैन। मेरा प्रश्न यही है कि अगर पर्यावरण को हमको सही करना है तो हमको उन सब चीजों पर बैन लगानी होगी जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, हिमाचल विभा जी इसमें लास्ट में मुझे आप 1 मिनट दीजिए इस पॉलिथीन वाले विषय पर। तो ये कामेश्वर जी आप बोलिए, अंत में 1 मिनट मुझे दीजिए। जी एक लाइन में बोलता हूँ। आप बोलिए अभी। सिर्फ हम केवल ये वृक्षा जल इसके ऊपर नहीं लेना है, हमें 3 पार्ट में इसको करना है। एक तो प्राकृतिक पर्यावरण है सर, अगली बार एक विषय रखेंगे अश्वनी सर। मैं चाहूंगी कि एक विषय हम ये भी रखेंगे और हम सब फिर पुनः जुड़ेंगे कि जो पूरे विश्व में ग्लेशियर की जो स्थिति है और पूरे विश्व में जो जल स्तर खत्म हो रहा है, उस जल स्तर को हम नहीं हम उसको रिसोर्स नहीं कर सकते हैं। उसको कैसे बचाया जाए? क्योंकि एक तो बारिश कभी होती है कभी नहीं होती। दिल्ली जैसे जिस इलाके में मैं रहती हूँ वहां तो कभी बारिश नहीं होती। तो ये भी समस्याएं हैं। तो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसको रोकना असंभव है, क्योंकि वो प्रकृति है, भगवान है, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है, प्रकृति से ऊपर कुछ नहीं है। क्योंकि हमको अपना आचरण अच्छा रखना है। और राजीव जी, एक मिनट का वक्त आपको देती हूँ, कार्यक्रम का समापन करने का समय हो गया। जी आप कुछ कह रहे थे? 1 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जी, आपने हमारे उड़ीसा के जो साथी हैं उनके लिए बड़ी कठिन समस्या पैदा कर दी थी सरकार के ऊपर प्रश्न पूछ के। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 2020 से केंद्र सरकार ने क्रमबद्ध तरीके से
प्लास्टिक, सिंगल यूज देखिए प्लास्टिक वो पर कार्य सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेरा फर्ज है कि मैं तो पूछूंगी, मेरा काम है जी, जी, प्रश्न जी। पूछना। जी, जी, बिल्कुल पूछिए। तो मैं क्या है कि केंद्र सरकार ने 2020 से क्रमबद्ध तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्य प्रारंभ किया और 1 जुलाई 2022 से 31 सिंगल यूज प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट हैं, जिसमें बर्ड्स, फॉर्क और स्पून, इस तरीके की चीजें आती हैं, इन पर कंप्लीटली रोक सरकार की तरफ से लग रही है। और इसमें एक इको ब्रिक का भी सॉल्यूशन समाज में चल रहा है, जिसमें प्लास्टिक की बोतल में पॉलिथीन इंसर्ट करके एक ब्रिक की तरह बन जाती है और उस ब्रिक का उपयोग बहुत सारे पार्कों में हो रहा है और देहरादून कैंट को उसका बेस्ट डेकोरेटिव प्राइज मिला है। तो इको ब्रिक का सॉल्यूशन कभी समय मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके की ब्रिक बनती है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर सरकार की तरफ से 1 जुलाई 2022 पर 31 आइटम्स पर रोक लग चुकी है, जो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे। बस इतना ही मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, चूंकि ये विषय बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है हमारे लिए, क्योंकि प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है। और प्रकृति के ऊपर मैंने, चूंकि कोरोना भी अगर हम देखें एक दृष्टि से, यदि किसी मानवीय छेड़छाड़ की दृष्टि से ना देखें, डाल दिया, इसलिए कोरोना भी कहीं ना कहीं एक प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति रुष्ट है हमसे और प्रकृति अपनी आपदाओं से हमें त्रस्त कर रही है। कहीं न कहीं चेतने की आवश्यकता है हम सबको। और बहुत सुंदर संदेश आपने दिए, क्योंकि हर कार्यक्रम की जब समाप्ति होती है तो एक कंक्लूजन, जिसको निष्कर्ष कहते हैं, कि हमने आज जो परिचर्चा की, अलग-अलग प्रांत से जो हमारे महानुभाव इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्होंने अपने-अपने विचार रखे और सभी विचारों को अगर समग्र किया जाए, एकत्र किया जाए, तो यही है कि हमको अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम दूसरों की तरफ मुँह ना देखें कि तुम पौधे लगाओ, तुम पेड़ लगाओ, तुम पानी बचाओ। पहले हम पानी बचाएँ। अपने जो दिल्ली की बात अगर मैं करूँ, मेरे घर के नीचे दुनिया भर की गाड़ियाँ लगी रहती है। सब अपने-अपने नलके से पाइप लगा के खूब मज़े से उसको नहलाते रहते हैं। तो ये मत कीजिए आप, ये मत कीजिए। जहाँ 1 बाल्टी पानी में काम हो सकता है, 10 बाल्टी पानी का इस्तेमाल मत कीजिए, और ये सिर्फ़ हम कर सकते हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जुड़ने के लिए और इतनी सुंदर परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और तमाम दर्शक जो इस वक़्त हमारे साथ रूबरू हैं, संतोष संप्रीति मेरी सहेली लगातार जुड़ी हुई है। विपिन दीक्षित जी, साबिर परवेज़ जी, गुस्ताख हिंदुस्तानी जी, करण भास्कर सूर्या वाराणसी से, पुष्पलता तनेजा जी, कुलदीप सिंह फौजी जी, राजीव जी, संजय जी, सुरेंद्र शर्मा सागर जी और भारत जी, आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जुड़ने के लिए और सुंदर परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सबको साधुवाद देती हूँ। और हमारे साथ राजीव बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका। हमारे साथ कामेश्वर दलाई जी जुड़े हुए हैं, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर अश्वनी कुमार जी, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और देवी प्रसाद कर जी, बहुत आभार। आपका तो डबल आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि एक छोटी-सी रोशनी में आपने हमें मतलब रास्ता दिखाया और कतई आप हमारी किसी बात को अन्यथा न लें, क्योंकि ये परिचर्चा का विषय है। दिल पर मत लीजिएगा। और साथ में गौतम नायक जी, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और फिर अगली बार किसी नए परिचर्चा पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। सभी को नमस्कार। धन्यवाद। नमस्ते सभी लोग।